हेलो बच्चों, कैसे हैं? माइकल रमन विश्वास और मैं आप सभी का घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग यहाँ पे उसके आगे जो टॉपिक है कोरोजन, उसको कवर करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, पेन, कॉपी, नोटबुक जहां पे भी आप लिखते हैं उसको लेके बैठ जाइए, क्योंकि स्टार्ट करने वाले हम लोग टॉपिक कोरोजन। तो कोरोजन एक्चुअली है क्या चीज? तो कोरोजन जो होता है वो एक अनवांटेड प्रोडक्ट होता है। कोरोजन इज ए अनवांटेड प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन ऑफ एटमोस्फियर विथ मेटल। समझ में आ गया? कोरोजन एक्चुअली है क्या चीज? कोरोजन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम लोग को जो मेटल होता है, मेटल जो है एटमॉस्फेयर उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है वो हमारे लिए टोटल वर्थलेस होता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता उसका हमारे लाइफ में। ठीक है? तो एक अनवांटेड चीज का बन जाना कोरोजन। ठीक है? तो कोरोजन को कैसे डिफाइन करेंगे? कोरोजन CORROSION, कोरोजन द प्रोसेस in which metal is eaten by atmosphere is called corrosion. कोरोजन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने है, आयरन। आयरन को अगर हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दिया तो आप देखेंगे कि उसके कुछ ही दिन के बाद उसमें रस्ट हो जाता है। ये रस्ट कुछ और नहीं, ये कोरोजन। समझ में आ गया? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉपर में एक ग्रीनिश कलर का कोटिंग आ जाता है। ये जो ग्रीनिश कोटिंग होता है ये एक तरह का कोरोजन है। सिल्वर में आप देखे होंगे कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, जिसके कारण से उसका शाइनी अपीयरेंस खत्म हो जाता है, उसका चमक खत्म हो जाता है। तो ये जो ब्लैक कोटिंग जो आया है वो क्या है? वो कोरोजन। समझ में आ गया? तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मेटल कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वातावरण के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिसके साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जिसका हमको कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? तो यहां पे एग्जांपल में हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड में कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का कोरोजन होगा। कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। तो वन बाय वन हम लोग देखो, जितने भी मैंने एग्जांपल बताए हैं सबको वन बाय वन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले हेडिंग लगा लेंगे भैया, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको मैं रब करने वाला हूं। पहला जो है हमारा हेडिंग हो जाएगा रस्टिंग ऑफ।
आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एक एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि देखो रस्ट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या जरूरी होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं कि अगर मान लेते हैं मैं 3 कंटेनर ले लेता हूं, ये हमारे पास प्यारा से कंटेनर, ये कंटेनर हो गया हमारे पास, और ये थर्ड कंटेनर। ठीक, यहां पे जो है हमने तीनों में एक आयरन का जो नेल होता है उसको रखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। तीनों में ही हमने क्या किया है, एक आयरन का नेल इसमें रखा हुआ है। ठीक, अब यहां पे देखो पहले वाले कंटेनर में आपने वाटर और साथ में यहां पे एयर दोनों प्रेजेंट है। एयर मतलब क्या हो गया, O2, और यहां पे है वाटर। तो वाटर और एयर दोनों का प्रेजेंस यहां पे है इस कंटेनर में। इस कंटेनर में वाटर तो वो है, बट ये जो वाटर है ये बॉइल वाटर, मतलब इसमें कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिखाई देगा। और इसमें से हमने क्या किया, सारा का सारा जो है एयर को बाहर निकाल दिया है। तो इसमें बॉइल वाटर है, इसके अलावा नो एयर, नो एयर। ठीक, अब तीसरे में जो है यहां पे कोई वाटर नहीं है, एक बूंद भी वाटर नहीं होगा। यहां पे ड्राई एटमॉस्फेयर है, और यहां पे एयर तो है, लेकिन इसका जो है एनहाइड, इसके जितने भी जो है वाटर उसको पहले क्या कर लिया जाता है, एनहाइड्रेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो एयर है, ओनली एयर इज प्रेजेंट, जिसमें कि हमारे पास O2 होगा। यहां पे देखो एयर ही नहीं तो O2 का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहां पे जो है हमने क्या किया है, वाटर जरूर रखा है, बॉईल करके रखा है। बॉईल क्यों किया है, क्योंकि वाटर के अंदर भी जो होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। बॉईल करने से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो हमने बॉईल करके जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे सबको पहले भगा दिया। अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, केवल और केवल वाटर बचे हैं, कोई एयर नहीं है। तीसरे में वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है। तो सम डेज के बाद, कुछ दिन के बाद जब हम यहां पे आएंगे, आफ्टर सम डे, आफ्टर सम डे, 10-15 दिन के बाद आएंगे हम, आगे चेक करेंगे तो ये जो है इसके ऊपर एक ब्राउन, रेड ब्राउन कोटिंग हो जाएगा, रेड ब्राउन कोटिंग। ठीक है, रेड ब्राउन कोटिंग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज, इसमें भी भैया नो चेंज, नो चेंज। तो क्या हुआ, इसमें हमको कुछ एक कोटिंग दिखाई दिया, यहां पे कोई चेंज नहीं, यहां पे कोई चेंज नहीं। तो पहले चीज से, पहले वाले बर्तन से या पहले वाले कंटेनर से हमको ये समझ में आ गया कि इसमें ऑक्सीजन तो रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ वाटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है रस्टिंग के लिए। क्या कोई अकेला या ऑक्सीजन या फिर वाटर दोनों क्या अकेले अकेले रस्टिंग कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है कि अकेला कोई भी रस्टिंग नहीं कर पाएगा। जब दोनों आएंगे तभी रस्टिंग पॉसिबल है, अकेले में रस्टिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे ये एक्टिविटी देखने के बाद हमको समझ में आ गया, बोथ एयर and water is needed for rusting। रस्टिंग के लिए भाई हमको दोनों की जरूरत होगी, कोई एक को हटा देंगे तो रस्टिंग से हम बचा लेंगे। ठीक है, लेकिन जो कि बहुत ही मुश्किल वाला काम है, जिसको कि हम लोग इजी करेंगे धीरे 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 धीरे। चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो रिएक्शन एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे आयरन था,
प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी आया, प्लस यहाँ पे वाटर भी आया। वाटर कितने आए? तो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आते हैं। मॉलिक्यूल एक्स क्यों बोला गया? क्योंकि एक्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जितना कुछ भी। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O ये आपस में रिएक्ट करके बनेगा Fa2O3.XH2O। ये जो है ये हमारे पास इस बंदे को हम रस्ट बोलते हैं। और ये जो पूरा जो मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हूं ये पूरा, दिस इज ए रस्टिंग, दिस इज रस्टिंग। व्हेन, तो रस्टिंग को हम लोग डिफाइन अगर करना चाहे तो कैसे बोलेंगे? व्हेन आयरन reacts with oxygen in the presence of water, then ferric oxide या hydrated ferric oxide is produced या formed. This hydrated ferric oxide is called rust. क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो रस्ट जो होता है दिस इज क्या है? देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज रेड ऑफ रिएक्शन, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात करते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। चलो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है पहले कैसा कलर था? ब्राउनिश कलर था। कॉपर का जो कलर होता है उस कलर का था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। लेकिन समय के साथ वो धीरे 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 उसमें कलर चेंज होते गया और उसका कलर जो है वो ग्रीनिश कलर हो गया, हल्का ग्रीन ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर है उसका एक्चुअली क्या हुआ है? कोरोजन हो चुका है, वहां पे कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं। तो कॉपर का कोरोजन से हमको क्या मतलब है? कॉपर जो होता है, देखो यहाँ पे कॉपर, ये कौन सा कलर होता है? ये होता है रेड, रेड ब्राउन कलर। अब इसमें क्या होगा? देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर H2O जब आपस में रिएक्ट करता है, ये सभी देखो यहाँ पे मेन जो है, ध्यान देंगे, मेन कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो यहां से हमारे पास बनता है CuCO3.CuOH और ये जो है ये एक्चुअली क्या है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर देखो किसके कारण से? यहाँ पे देखो दो कंपाउंड बने, यहाँ पे वाटर से CuOH बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से CuCO3 बन गया। लेकिन ये जो ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर is formed because of CuCO3 ग्रीन कलर जो अपीयर हुआ है वो CuCO3 के कारण से है, ना कि CuOH के कारण। इसके कारण से नहीं होता, इसके कारण से होता है। तो कोई भी अगर पूछेगा कि ग्रीन कलर क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो CuCO3 का फॉर्मेशन कर रहा होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे पास कोरोजन ऑफ कॉपर। तो इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन ऑफ सिल्वर, देखो सिल्वर की बात कर रहे हैं भाई। सिल्वर, ये इसका भी देखो हमारे आसपास अगर हमने ज्वेलरी पहना है, आप देखे होंगे, आप हर कोई तो नहीं पहनता भाई, जो लेडीज होते हैं उन लोग पहनते हैं। तो
उनकी जो अगर हम बात करें ज्वेलरी सिल्वर की बनी होती है, तो उन लोग देखोगे कि कुछ समय के बाद उनका जो ज्वेलरी है वो ब्लैकिश कलर हो जाता है, उसमें एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। तो ये एक्चुअली क्यों होता है? ये होता है H2S गैस के साथ रिएक्ट करने के कारण से। जैसे Ag हमारे पास क्या है, सिल्वर है, प्लस H2S, तो H2S के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, Ag2S प्लस H2। समझ में आ गया? तो ये जो Ag2S है ये क्या है, ये ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, ब्लैक कलर। समझ में आ गया? तो सिल्वर व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। दिस सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक कलर एंड दिस इज कोरोजन। क्लियर है? तो कोरोजन ऑफ सिल्वर को भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं एल्युमिनियम, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहां पे देखो एल्युमिनियम को भी अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम का को अगर हम लोग एयर में एक्सपोज कर दे, रख दे, तो वहां के जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, एल्युमिनियम एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होने के कारण से ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे खास बात क्या है पता है, इसका जो ऑक्साइड होता है उसके फर्दर रिएक्शन से बचाता भी है। मतलब अगर एक बार ऊपर में एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग बन गया तो अंदर जो उसके अंदर का जो एल्युमिनियम है उसका फर्दर कोरोजन नहीं होता, मतलब खुद ही बचा लेता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो एल्युमिनियम प्लस O2 gives you Al2O3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड। दिस makes a coating on the surface of aluminum which prevent it from further corrosion। क्लियर है? दिस क्या, दिस मेक ए कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा लेक्चर कोरोजन के ऊपर। आगे हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। How to prevent iron from rusting। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी है और इसका जवाब भी हम ही देंगे। तो देखो, हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से हम किसी भी आयरन को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग पेंट करते हैं। पेंट करने से दो फायदे हैं, एक तो अच्छा दिखता है और दूसरा जो है ये रस्टिंग से भी बचा लेता है। तो पहला जो होता है बाय पेंटिंग, पेंटिंग। ठीक, पेंटिंग करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पेंट लग जाएगा। पेंट लगेगा तो वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट को आयरन के कांटेक्ट से खत्म कर देगा, दोनों के कांटेक्ट खत्म हो गए तो रस्टिंग से बच गया। ठीक, सेकेंड जो होता है बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग।
ठीक है। तो ऑयलिंग या ग्रीसिंग करने से भी आपको मालूम है कि वो क्या करता है, उसके ऊपर अगर मान लो सरफेस के ऊपर हमने ग्रीसिंग कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, तो वाटर को डायरेक्ट आयरन के साथ कांटेक्ट में आने से क्या करता है, रोकता है। जब आयरन के ऊपर वाटर का अटैक होगा ही नहीं तो रस्टिंग नहीं हो पाएगा, बच जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारे एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या करता है, खत्म कर देता है, कनेक्शन खत्म कर देता है। समझ में आ गया। चल तीसरा जो होता है हमारे पास होता है, उसको हम बोलते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच आयरन इज कोटेड विद द लेयर of zinc. This is a process. This is a process in which iron is coated with zinc. जिंक से क्या करेंगे, इसका कोटिंग कर देंगे। अब जिंक तो आपको पता है कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था ना, नहीं देखा है तो जाइए, मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड होगा शायद। तो उस लेक्चर में मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, जिसमें मैंने बताया है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है। तो उसके थ्रू जो है हम लोग पता चल जाता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो जिंक जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अब जैसे ही हमने कोटिंग कर दिया तो जो होगा, ऑक्सीजन आएगा, रिएक्शन किसके साथ करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो आयरन तो बच गया ना, जिंक के साथ रिएक्शन किया। समझ में आ गया। आयरन को तो बच गया, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो दिस इज ए प्रोसेस इन विच आयरन इज कोटेड विद जिंक। चौथा जो है हम लोग अगर बात करें तो बाय एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, अब अगर आप ध्यान से समझो, एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय क्या है? बहुत सारे मेटल को लिए मिक्स कर दिए, वो एलॉय हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्टील के साथ कुछ ऐसे मेटल को मिक्स करते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होता है या बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है। जो कम रिएक्टिव मेटल है उनको हम क्या करेंगे, उसके साथ मिक्स कर देंगे। जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका रिएक्शन नहीं होता, फर्दर जो है उसका बढ़िया से रिएक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन, जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्टील में कन्वर्ट कर देंगे, एलॉइंग विद क्रोमियम और निकल। निकल या क्रोमियम के साथ हम लोग क्या करेंगे, एलॉय कर देंगे, एलॉय फॉर्मेशन करेंगे। अब ये क्या होगा, ये दो जो है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन होने नहीं देंगे। ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो यूटेंसिल यूज होता है जनरली स्टील के होते हैं, तो उसमें जो है रस्टिंग होते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन जितने भी आयरन के सामान आपके या आयरन के कुकवेयर्स आपके घर में होंगे, उसमें देखना कहीं ना कहीं रस्ट लग चुका हो। ठीक है। तो ये जो है कुछ मेथड्स मैंने बताए यहाँ पे डिस्कस किए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आयरन को जो है उसका रस्टिंग से हम उसको क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक होगा रेंसिडिटी। ये इस सबसे एकदम हटके नया टॉपिक है, नोट कर लेंगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी के बाद भाई हमारा लेक्चर भी खत्म होने वाला है, ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग शायद हो सके तो एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। तो रेंसिडिटी सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है। मैं सपोज मान लो मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद मैंने एक पैकेट चिप्स खरीदा, चिप्स खरीद के मैं लेके आया और खाया मैंने 2-4 पीस, बढ़िया लगा, मस्त टेस्टी वाला चिप्स था। अब मैं क्या किया, थोड़ी देर के बाद मैंने उसको क्या किया,
ओपन एटमॉस्फेयर में मैंने उसको छोड़ दिया। 2 दिन के बाद जब मैं उसको आगे खाऊंगा तो मैं ये नोटिस करूंगा कि उसका जो टेस्ट है और उसका जो स्मेल है वो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, अब चेंज हो चुका है, पहले जैसा अब नहीं लगेगा, उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो ये चेंजेस आने का रीजन क्या है? ये चेंजेस आने का रीजन है कि उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है। तो जो एटमोस्फेयर हमारे जो सराउंडिंग है, एरियल जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ हमारे जो खाना होता है, खाने में जो फैट एंड ऑयल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, और इस प्रोडक्ट के कारण से जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं, खाना खराब हो गया, क्या बोलते हैं, खाना खराब हो गया बोलते हैं। तो ये जो खराब सा जो स्मेल आ रहा था, ये जो खराब सा टेस्ट आ रहा था, इसी को हम बोलते हैं रेंसिड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिड फूड, रेंसिड मतलब होता है खराब हो जाना, बासी हो जाना, ऐसा, ठीक है। तो रेंसिडिटी, दिस इज अ प्रोसेस इन विच या प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑफ एरियल एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल present in our food so that taste and smell change is called rancidity। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन आवर फूड सो दैट टेस्ट एंड स्मेल चेंज इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहां पे अगर बात करें तो रेंसिडिटी से हम कैसे बचेंगे। अच्छा, रेंसिडिटी हो क्यों रहा है? तो ये एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये भी देखो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ऑयल और फैट का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड। ठीक है, तो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। अगर देखो रेंसिडिटी की बात करें तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो पहला चीज तो आप लोग ध्यान से समझो कि भाई एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हवा के कारण, हवा हमारे आसपास जो हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कारण से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ रिश्ता नाता तोड़ दो तो हमारा जो है रेंसिडिटी होना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टाइट, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो देखो आप लोग क्या करते हो, कोई भी जो खाना होता है, खाना वगैरह को आप कहां करते हैं, स्टोर, फ्रिज में, ठंडे जगह में करते हैं। तो ठंडे जगह में क्या होता है, जो रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जितने तेजी से रिएक्शन होना चाहिए उतने तेजी से नहीं होगा, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर को कम करने से हमारा रिएक्शन का जो स्पीड है वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो 2 दिन में मान लो कोई खाना खराब होना है, 2 दिन में खाना खराब होना है, लेकिन जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो हम देखते हैं कि वो 4 दिन के बाद खराब हो गया, मतलब वो स्लो हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, स्लो हो गया। तो यहां पे बाय स्टोरिंग फूड इन कूल
प्लेट। जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्या होगा, ये ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो खाना खराब नहीं होगा। ठीक, तीसरा यहां पे देखो, बाय कीपिंग इट अवे फ्रॉम लाइट। अब देखो लाइट से दूर रखो भैया बोलते हैं, लाइट क्या होता है, एक एनर्जी है, एनर्जी मिला तो टेम्परेचर बढ़ा, जो रिएक्शन का जो स्पीड है वो भी बढ़ गया, जो 3 दिन में खराब होना था वो एक ही दिन में खराब हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो एक बार मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ गया तो रिएक्शन रेट ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन रेट इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर घट गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, रिएक्शन रेट ये भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा, जल्दी से खाना खराब। ठीक है, टेम्परेचर को कम करके रखेंगे तो रिएक्शन का रेट भी जो होगा कम होगा और जल्दी से खाना खराब नहीं होगा। अच्छा, कई बच्चे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम लोग कई बार खाना गरम गरम करके खाते हैं तो वहां पर खाना खराब नहीं होता, बार बार गर्म करने से भी खाना खराब नहीं होता, तो ऐसा क्यों? तो देखो खाना एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर से भी ज्यादा उसको हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जितने भी ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसके कारण से ये सब कई बार जो है, कई सारे जो होते हैं रिएक्शन जो होते हैं वो छोटे छोटे हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से होते हैं। तो उसके आने के कारण से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने के कारण से ये सभी रिएक्शन होते हैं। लेकिन जब हम उसको इतना हीट दे देते हैं कि वो सभी मर जाते हैं, जब वो मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो इसको देख लेते हैं, बाय कीपिंग इट अवे फ्रॉम लाइट। उसके बाद फिर देखो लास्ट पॉइंट अगर बात करें, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट सच एज BHT, BHA। ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHT और BHA। BHT का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं रब करने वाला हूँ भाई, आप लोग इसको जो है नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। चल अब यहाँ पे देखो BHT और BHA, इसका फुल फॉर्म अगर देख लेते हैं, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉल्यूइन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। तो ये देखो ये इसके फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म कई बार पूछा जा सकता है कि बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप यहाँ पे इसको फुल फॉर्म को याद कर लीजिए, इससे ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। दो ऐसा पूछ सकते हैं, देखो दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे BHT और BHA। कई बार पूछ सकता है कि BHT और BHA का फुल फॉर्म बताइए, तो आप यहाँ पे फुल फॉर्म बता सकते हैं। इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छा, वर्किंग हम लोग अगर थोड़ा सा बात कर ले तो देखो यहाँ पर BHT और BHA दोनों के दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सामने वाले को बचा लेगा। समझ में आ गया? इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है और सामने वाले को बचा लेता है। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा लेकिन खाने को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। चलो इसके बाद आगे जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो एक खास चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे सराउंडिंग है, सभी जगह O2 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 सभी O2 O2 पूरा भरा हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे फूड है, फूड, ये मेरे पास फूड है, तो यहाँ से आएगा अटैक करेगा, यहाँ से आएगा, सभी यहाँ से अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऐसा कुछ कोटिंग कर देंगे जो कि इन दोनों के कांटेक्ट को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने नाइट्रोजन का एक लेयर लगा दिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है इजीली रिएक्ट नहीं करते, बहुत इजीली उन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होता। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट इजीली विथ ऑक्सीजन, जल्दी से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। उसके साथ रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों तरफ यहाँ पे नाइट्रोजन से इसको घेर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इनके बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। और नाइट्रोजन दादा ने इसको क्या किया, बचा भी लिया। समझ में आ गया, ये फूड था, फूड को चारों तरफ से किसने घेर लिया, नाइट्रोजन ने घेर लिया। तो ऑक्सीजन आप इस बार कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन दादा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट को ऐसा लिखेंगे, बाय पैकिंग फूड, जैसे कुछ पैकेट वगैरह बनाते हैं ना जो नाइट्रोजन का, देखो आप लोग अगर कभी चिप्स वगैरह खाए होगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर कुछ गैस भरा होता है। ये गैस क्या है, ये कौन सा गैस है, ये गैस नाइट्रोजन गैस होता है जो कि उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट मेरा यही होगा, पैकिंग ऑफ फूड must या should be done in the atmosphere या nitrogen in the atmosphere of nitrogen। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो यहां तक ही हमारा जो है चैप्टर होता है, चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। डेंसिटी के बारे में आपने समझ लिया, इससे बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग कल सॉल्व करेंगे। जितना हो सके वो जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कुछ अलग से कोई क्वेश्चन मेरे को नजर आया या दिखा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए।